हर जगह अपना स्वागत कैसे कराएं, लोगों का दिल कैसे जीता जाए, यह सीखने के लिए आपको यह पुस्तक पढ़ने की क्या जरूरत है। इसके बजाय आप दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त बनाने वाले की तकनीक क्यों नहीं सीखते। वह कौन है? वह आपको कल सड़क पर आता हुआ दिख सकता है। जब आप उससे 10 फुट की दूरी पर होंगे तो वह अपनी पूंछ हिलाने लगेगा। अगर आप रुककर उसे पुचकारेंगे तो वह कूदकर आपसे लिपट जाएगा और अपने प्यार का इजहार करेगा, और आप जानते हैं कि उसके प्रेम की इस अभिव्यक्ति के पीछे उसके दिल में कोई स्वार्थ या कपट नहीं है। वह आपको कोई चीज बेचना नहीं चाहता या वह आपसे शादी नहीं करना चाहता। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुत्ता ही ऐसा एकमात्र जानवर है जिसे जिंदा रहने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता? मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं, गाय को दूध देना पड़ता है और चिड़ियों को गाना पड़ता है, परंतु कुत्ता आपको सिर्फ प्रेम देता है, प्रेम के सिवा कुछ नहीं देता। जब मैं 5 साल का था तो मेरे डैडी मेरे लिए 50 सेंट में एक छोटा सा पीले बालों वाला पिल्ला लाए थे। वह मेरे बचपन के सुख दुख का साथी था। हर दोपहर 4:30 के करीब वह आंगन में बैठ जाता था और अपनी सुंदर आंखों से सड़क पर देखता रहता था। जैसे ही वह मेरी आवाज सुनता था या मुझे आते हुए देखता था, वह गोली की रफ्तार से दौड़ता था और खुशी और आनंद। अगर यह कहानीकार बनने के बारे में सही है तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि यह लोगों से आमने सामने बात करने के बारे में भी सही है। जब हॉवर्ड थर्स्टन ब्रॉडवे में आखिरी बार अपना शो दे रहे थे तो मैं उस शाम को उनके ड्रेसिंग रूम में था। थर्स्टन माने हुए जादूगर थे। 40 साल तक उन्होंने दुनिया भर में घूमकर अपना मायावी जाल रचा था। दर्शकों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर किया था और जनता को आश्चर्यचकित कर दिया था। 6 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने उनके शो देखने के लिए टिकट खरीदे थे और उन्हें लगभग $20 लाख का मुनाफा हुआ था। मैंने मिस्टर थर्स्टन से उनकी सफलता का रहस्य पूछा। इसका स्कूल की शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि वे बचपन में ही अपने घर से भाग गए थे। वे मालगाड़ियों में सवार होकर अपनी यात्राएं करते थे, भूसे के ढेरों पर सोते थे, घर घर जाकर अपने खाने की भीख मांगते थे और रेल की पटरियों के आसपास लगे विज्ञापनों को पढ़ पढ़कर उन्होंने पढ़ना सीखा था। क्या उन्हें जादू का सबसे अधिक ज्ञान था? नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि जादू पर सैकड़ों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और 20 लोग उनके जितना जादू जानते हैं, परंतु उनके पास ऐसी 2 चीजें थीं जो दूसरे लोगों के पास नहीं थीं। पहली, उनमें यह क्षमता थी कि वे स्टेज पर अपने व्यक्तित्व को बेच सकते थे। वे एक मास्टर शोमैन थे। वे मानव स्वभाव जानते थे। वे अपने हर काम, हर मुद्रा, आवाज की हर लहर, आंखें उठाने की हर हरकत की पहले से ही रिहर्सल कर लेते थे और उनकी टाइमिंग परफेक्ट थी। परंतु इनके अलावा थर्स्टन की लोगों में वास्तविक रुचि थी। उन्होंने मुझे बताया कि कई जादूगर दर्शकों को देखते हैं और खुद से कहते हैं, मेरे सामने कुछ मूर्ख लोग बैठे हुए हैं जिनमें कोई बुद्धि नहीं है, मैं उन्हें आसानी से मूर्ख बना लूंगा। परंतु थर्स्टन का तरीका पूरी तरह अलग था। हर बार स्टेज पर जाते समय वे खुद से कहा करते थे, मैं कृतज्ञ हूं कि ये लोग मुझे देखने आए। इन्हीं लोगों के कारण मेरी रोजी रोटी इतने अच्छे ढंग से चलती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इनके सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूं। उन्होंने बताया कि स्टेज पर जाने से पहले वे हमेशा खुद से बार बार यही कहते थे, मैं अपने दर्शकों से प्रेम करता हूं, मैं अपने दर्शकों से प्रेम करता हूं। मूर्खतापूर्ण बकवास। आप जो चाहे सोच सकते हैं, मैं बिना अपनी तरफ से कुछ जोड़े हुए आपको दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जादूगरों में से एक की सफलता का नुस्खा बता रहा हूं। पेंसिल्वेनिया में रहने वाले नॉर्थ वॉरेन के जॉर्ज डाइक का प्रसंग सुनिए। 30 साल तक अपने सर्विस स्टेशन बिजनेस में काम करते रहने के बाद उन्हें मजबूरन रिटायर होना पड़ा, क्योंकि उनके स्टेशन की साइट के ऊपर एक नया हाईवे बन रहा था। रिटायरमेंट के बाद निठल्ले बैठे बैठे वे जल्दी ही बोर हो गए, इसलिए वे संगीत के अपने शौक में समय देने लगे। उन्होंने कई प्रसिद्ध संगीतज्ञों से चर्चा करना भी शुरू कर दिया। अपने विनम्र और दोस्ताना तरीके से वे सामने वाले संगीतज्ञ की
पृष्ठभूमि और उसकी रुचियों में रुचि लेते थे। हालांकि वे खुद कोई बहुत अच्छे संगीतज्ञ नहीं थे, परंतु उन्होंने कई अच्छे संगीतज्ञों को अपना मित्र बना लिया। उन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लिया और जल्दी ही अमेरिका के पूर्वी भाग के संगीत प्रेमी उन्हें अंकल जॉर्ज किंजुआ काउंटी के संगीतज्ञ के रूप में जानने लगे। जब अंकल जॉर्ज से हमारी बात हुई तो वे 72 साल के थे और अपने जीवन के हर पल का आनंद ले रहे थे। दूसरे लोगों में लगातार रुचि लेने के कारण उन्होंने अपने लिए एक ऐसे वक्त में नया जीवन खोज लिया था जब अधिकांश लोग यह सोच लेते हैं कि उनका जीवन का खत्म हो चुका है। यही थियोडोर रूजवेल्ट की लोकप्रियता का रहस्य था। उनके नौकर तक उनसे प्रेम करते थे। उनके वैलेट जेम्स ई एमॉस ने उन पर एक पुस्तक लिखी है, थियोडोर रूजवेल्ट हीरो टू हिज वैलेट। इस पुस्तक में एमोस ने इस घटना का वर्णन किया, कारण उन्होंने अपने लिए एक ऐसे वक्त में नया जीवन खोज लिया था जब अधिकांश लोग यह सोच लेते हैं कि उनका जीवन का खत्म हो चुका है। यही थियोडोर रूजवेल्ट की लोकप्रियता का रहस्य था। उनके नौकर तक उनसे प्रेम करते थे। उनके वैलेट जेम्स ई एमॉस ने उन पर एक पुस्तक लिखी है, थियोडोर रूजवेल्ट हीरो टू हिज वैलेट। इस पुस्तक में एमॉस ने इस घटना का वर्णन किया। हाँ, मेरी पत्नी ने एक बार राष्ट्रपति से पूछा कि बामकायर कैसा होता है। मेरी पत्नी ने बॉब व्हाइट कभी नहीं देखा था। रूजवेल्ट ने पूरे विस्तार से बॉब व्हाइट के बारे में बताया। कुछ समय बाद हमारे टेलीफोन की घंटी बजी। एमॉस और उसकी पत्नी रूजवेल्ट के घर के पास ही रहते थे। मेरी पत्नी ने फोन उठाया। फोन रूजवेल्ट का था। उन्होंने उसे बताया कि उनकी खिड़की के बाहर बॉब व्हाइट है और वह खिड़की खोलकर उसे देख सकती थी। इस तरह की छोटी छोटी बातें रूजवेल्ट की खासियत थी। जब भी वे हमारे घर के पास से गुजरते थे तो चाहे हम उन्हें दिखें या न दिखें, हम उनकी आवाज सुन सकते थे। ओ एनी या ओ जेम्स, यह एक दोस्ताना अभिवादन था जो वे पास से गुजरते समय हमेशा किया करते थे। इस तरह के मालिक को कौन कर्मचारी पसंद नहीं करेगा? इस तरह के व्यक्ति को कौन पसंद नहीं करेगा? एक दिन प्रेसिडेंट टैफ्ट और उनकी पत्नी कहीं बाहर गए थे और रूजवेल्ट व्हाइट हाउस आए। छोटे लोगों को सच्चे दिल से पसंद करने का तथ्य इस बात से उजागर हो जाता है कि उन्होंने व्हाइट हाउस के सभी पुराने कर्मचारियों को उनके नाम से बुलाया, यहां तक कि बर्तन मांजने वाली नौकरानियों को भी। परंतु जब उन्होंने एलिस नाम की कुक को देखा, आर्की बट लिखते हैं, तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह अब भी कॉर्न ब्रेड बनाती है। एलिस ने बताया कि वह कभी कभार नौकरों के लिए बनाती है, परंतु मालिक लोग उसे नहीं खाते। उन्हें अच्छे खाने की समझ नहीं है। रूजवेल्ट ने गरजते हुए कहा, और मैं जब प्रेसिडेंट से मिलूंगा तो मैं उन्हें यह बात बता दूंगा। एलिस एक प्लेट में रखकर कॉर्न ब्रेड लाई और रूजवेल्ट ने पूरे ऑफिस में घूम घूम कर उसे खाया और जाते समय मालियों और मजदूरों का भी अभिवादन किया। उन्होंने हर व्यक्ति को उसी तरह संबोधित किया जिस तरह वे पहले किया करते थे। आइक हूवर, जो व्हाइट हाउस में 40 साल से प्रमुख प्रवेशक थे, आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, पिछले 2 सालों में यह सबसे सुखद दिन था और हम में से कोई भी $100 के नोट के बदले में भी इसे बदलने के लिए तैयार नहीं होता। महत्वहीन दिखने वाले लोगों में रुचि लेने की यही प्रवृत्ति चैटाहेम, न्यू जर्सी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एडवर्ड एम साइक्स में भी थी और इस प्रवृत्ति की वजह से उन्हें एक ग्राहक को बनाए रखने का लाभ भी हुआ। कई साल पहले मैं मैसाचुसेट्स क्षेत्र में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में ग्राहकों से मिलने जाया करता था। हिंगहैम में एक दवाई की दुकान में हमारा खाता था। जब भी मैं इस स्टोर में जाता था तो उसके मालिक से बात करने और उससे ऑर्डर लेने से पहले मैं सोडा क्लर्क और सेल्स क्लर्क से कुछ देर तक बातें करने के लिए रुक जाता था। एक दिन मैं मालिक से मिला और उसने मुझसे कहा कि अब वह जॉनसन एंड जॉनसन का सामान नहीं खरीदना चाहता क्योंकि वे अपनी गतिविधियों को फूड और डिस्काउंट स्टोर्स पर केंद्रित कर रहे हैं, जिससे उसकी दवाई की दुकान को घाटा हो रहा है। मैं बहुत निराश हो गया और मैं घंटों तक कार में बैठकर शहर का चक्कर लगाते हुए इस बारे में सोचता रहा।
आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं वापस जाऊंगा और स्टोर के मालिक से एक बार फिर मिलकर उसके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करूंगा। जब मैं वापस लौटा तो मैंने हमेशा की ही तरह सोडा क्लर्क और सेल्स क्लर्क से हलो किया और इसके बाद में मालिक से मिलने गया। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने मेरा स्वागत करते हुए मुझे सामान्य से दुगुना ऑर्डर दिया। मैंने उस तरफ हैरत से देखा और यह पूछा कि कुछ घंटे पहले तो वह मुझे बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं दे रहा था, जबकि अब वह दुगुना ऑर्डर दे रहा था।